सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर वन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आपको पता है इस बार जो यूजीसी नेट का जेआरएफ का पेपर हुआ था उसमें मेरे 40+ क्वेश्चंस ठीक हुए थे एंड उससे पहले भी हमेशा मेरा 35 का एवरेज आता है। ठीक है, सो हाउ आई स्कोर सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर वन में 30 से ऊपर जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पक्का से करके जाने हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो कि पेपर वन में आपके आराम से 40 क्वेश्चंस या 35+ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाए। तो ये कुछ टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो आपके 35 से ऊपर ही आने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, प्लस लास्ट में इन टॉपिक्स के आपने PYQs देख लिए और इन टॉपिक्स के क्या मतलब जितने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गए या एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच गए वो आपके PYQs से कवर हो जाएंगे। PYQs भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ जून 2025 के जितने भी 31 सेट्स आए थे, सारे मतलब सारे सब्जेक्ट का पेपर वन वो, और इससे पहले जो दिसंबर 2024 का वो। अगर एक साल का भी करके चाहते हो तो मोर देन इनफ है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक साल का वो कर लिया PYQs, प्लस आपने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए। तो जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आपका पेपर वन में आराम से 40 स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। और ऑल्सो अगर आप मैथ्स और DI छोड़ भी देते हो, अगर जिसको आपको लगता है कि नहीं मैथ्स और DI नहीं होगा मुझसे, तब भी आप आराम से 35-40 तक सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन मैथ्स एंड DI। मैथ्स एंड DI होगा तो 40 तो आराम से जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं तो 35 तक भी आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, तो लेट्स बिगिन। और मेरा तो ये मानना है कि मैथ्स का थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बहुत करेंगे, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, अगर वो थोड़ा बहुत भी कर लेते हो तो मैथ्स के आराम से 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं, DI के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो मैं हमेशा बहुत अच्छे से करके जाती हूँ। सो इसमें आपका सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैम्पलिंग के टाइप्स, उसके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर क्या होता है वो। देन आपके आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ स्केल्स, जो यहाँ पे ही भी लिखा है, मेजरमेंट स्केल्स जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप स्केल्स की जगह एक चीज़ मेंशन कर लो, टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट। जैसे हमारे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट होता है, ठीक है, जेड टेस्ट होता है, देन एनोवा हो गया। फिर उसके अलावा आपके आजकल नए नए टेस्ट पूछे जाने लगे हैं, कॉल्स यू टेस्ट करके है एक, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके के टेस्ट होते हैं वो कोई आप मतलब ये एक एक टॉपिक लिखते जाओ और उस एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर हैं या जो फेवरेट टीचर हैं उनसे आप उनका एक वीडियो देख लो, ठीक है। अगर उन टीचर ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रखा तो कोई एक एक टॉपिक आप सर्च करते जाओ और वीडियो देखते जाओ और अपने खुद के नोट्स बना लो, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाने के बाद आपको सिर्फ आपके पास अभी और अप्रॉक्स 40 दिन है पेपर के लिए। तो 40 दिन में आप आराम से 40+ स्कोर कर सकते हो पेपर वन में, ठीक है। अगर रोज एक टॉपिक भी करोगे तब भी आपका आराम से हो जाएगा, राइट। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से हमेशा क्वेश्चन आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है, क्वांटिटेटिव कौन सी है, उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, ये सब, ठीक है। तो ये मैं पिछले 3 साल के जो 31 सेट्स हमेशा आते हैं, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ 31 सेट्स PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके मैंने क्रक्स से जो मैं हमेशा टॉपिक करके जाती हूँ, मैंने आराम से 35 एवरेज बता रही हूँ, 40 आराम से सही जाते हैं। तो इसमें आपके अब जो रिसर्च एप्टीट्यूड को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मीन के जो क्वेश्चन आ गए उनके फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हो गया, ठीक है, ये आप करके चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका रेफरेंसिंग स्टाइल आ जाता है। रेफरेंसिंग स्टाइल में कि पहले क्या आता है फिर क्या आएगा, ठीक है। जैसे सरनेम पहले आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है, फिर टाइटल आता है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है वो। तो उसमें APA स्टाइल में क्या सीक्वेंस होता है, MLA स्टाइल में क्या सीक्वेंस होता है रेफरेंसेस रखने का, या ज़्यादा से ज़्यादा शिकागो, ये तीनों आप कर सकते हो। शिकागो अभी इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन 1-2 क्वेश्चन देखे थे, पर APA और MLA तो ज़रूर से करना, ठीक है। कि ईयर कहाँ आता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन कहाँ आता है, आखिरी में क्या लिखा जाता है, ब्रैकेट में क्या होता है। जैसे AP में APA जब हम स्टाइल करते हैं तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन स्टार्टिंग में आता है, मतलब ऑथर के नाम के बाद, लेकिन MLA में ईयर ऑफ पब्लिकेशन आखिरी में आता है। तो वैसे कुछ कुछ डिफरेंस है, सिर्फ आप 1-2 एग्जाम्पल भी देख लोगे तो आपका हो जाएगा। रेफरेंसिंग स्टाइल का कोई भी आप एक वीडियो देख सकते हो।
देन आपके मेजरमेंट स्केल्स मैंने बता दिए, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। इसका मैं आपको एक नोट्स भी दे दूंगी जिसमें आपको पूरा का पूरा टेबल होगा, उसमें ये कौन सा स्केल में क्या एग्जाम्पल्स होते हैं पहला वो याद रखना, कौन सा स्केल क्वालिटेटिव है, कौन सा स्केल क्वांटिटेटिव है वो याद रखना, इन सब की डेफिनेशंस, फिर देन कौन से स्केल को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है वो। ठीक है, जैसे नॉमिनल स्केल है तो नॉमिनल स्केल को जब हम मेजर करना है तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, इसमें क्वाई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, अनोवा टेस्ट लगाएंगे, कॉर्स विस्ली एक टेस्ट होता है वो लगाएंगे इंटरवल में। तो कौन सा स्केल में कौन सा टेस्ट लगता है वो इंपॉर्टेंट है, फिर टेस्ट के क्या फीचर्स है वो मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा अब ये इतना आप कर लेंगे, ठीक है, ये टॉपिक्स आपने कर लिए। इसके बाद आते हैं आपके जो अब मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन देखे जो रिसर्च से ही आ रहे हैं, इफेक्ट्स के, एरर के और बायसेस के। अभी इफेक्ट्स, एरर और बायस है क्या, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल बता देती। तो एरर से कैसे क्वेश्चन आता है, सर सैम्पलिंग एरर है तो अगर आपके सैंपल में आ गया तो आप उसको सैंपल एरर को कम करने के लिए क्या करोगे, तो सैंपल साइज बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है। देन आपका सिलेक्शन एरर आता है, फ्रेम एरर क्या होता है, इफेक्ट्स में हॉटन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट, एक होता है नोसीबो इफेक्ट, ये क्या होता है, इवेल्युएशन अप्रीहेंशन इफेक्ट आता है। देन आपका आजकल एक हॉर्न इफेक्ट आने पूछने लग गया है, ठीक है, एक हेलो इफेक्ट पूछने लग गया है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लेसिबो ही तो सबसे फेमस है, ही हॉथॉर्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेमिंग इफेक्ट हो गया है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपको एक जगह एक वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने एक जेआरएफ अड्डा पे एक वीडियो देखा था, उसमें ये सारे एक में लिखा हुआ था सब कुछ, एरर इफेक्ट्स और बायसेस, तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हो या जो भी आपको समझ आए। ठीक है, तो बायस में इंफॉर्मेशन बायस क्या होता है, इंटरव्यूअर बायस, एप्लीकेशन बायस क्या है, रिसर्चर बायस, रिस्पॉन्स बायस, कॉग्निटिव बायस, ऑब्जर्वर बायस क्या होता है। ठीक है, वो ये सारे जो कुछ क्वेश्चन है ये बहुत मतलब इजी होते हैं अगर आपको इनकी डेफिनेशन बताए। सिलेक्शन बायस क्या होता है कि जब रिसर्चर कोई भी सैंपल सेलेक्ट करते वक्त बायस करता है तो वो क्या होता है। इंटरव्यू बायस किससे है, इन्फॉर्मेशन बायस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ मेन कीवर्ड वो आपको किसी भी एक वीडियो से कर लेने हैं। फिर ये हो गया देन आपका हाइपोथेसिस के टाइप और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड जो वीडियोस है, जैसे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस के जैसे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो वो जो है वो उससे आप एक रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है कि टॉपिक टाइप करना है, या आप एआई की मदद से भी ले सकते हो, या कोई भी आपको जो नोट्स है वहाँ से पढ़ सकते हो, या बेस्ट होता है कि यूट्यूब पे टॉपिक डालो और उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो देख लो और नोट्स बना लो। ठीक है, फिर आपका ये पूछा जाता है कि रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च प्रपोजल लिखने का क्या सीक्वेंस होता है, या इसमें आप एक और थीसिस भी ऐड कर सकते हो कि रिसर्च की जब हम थीसिस बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं। जैसे आर्टिकल में हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेथोडोलॉजी। ये वाला सीक्वेंस तो मैंने आपको पूरा का पूरा अपना खुद का रिसर्च प्रपोजल जो दिखाया था और आर्टिकल दिखाया है, और इसमें पीएचडी प्रोसेस गाइड करके मेरे एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने खुद का प्रपोजल और गाइड दिखाया। तो आपको वो पीएचडी का जो इंटरव्यू होता है या पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल जब बनाते हैं उसमें भी हेल्प करेगा, प्लस आपको क्योंकि ये एग्जाम में भी सीक्वेंस आता है तो इसी से आपका एक और क्वेश्चन आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो वो भी आपको ज़रूर से करने हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च भी। तो ये अलग टॉपिक है और स्टेप्स ऑफ रिसर्च अलग टॉपिक है। ठीक है, कि डाटा कलेक्शन होता है, फिर डाटा एनालिसिस होता है, लास्ट में हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो ये फाइंडिंग्स कहाँ लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले आता है या बाद में, इंट्रोडक्शन तो चलो इसका पार्ट है, लेकिन आपका डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आता है। देन आपके रिलायबिलिटी और उसके टाइप्स क्या होता है, जैसे रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होता है, वैलिडिटी और उसके थ्रेड्स आपको पढ़ने हैं कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या होती है, थ्रेड टू वैलिडिटी क्या होता है। इससे भी हर बार तो नहीं, कभी ना कभी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। और हाँ, इसमें एक वेरिएबल्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो भी कर लेना। वो वैसे आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में वो वैसे आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो ये मैंने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बैठ के सारा टॉपिक्स लिखे एक जगह पे कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या मैं टॉपिक्स करके चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कराऊँ, पर आपको कहीं ना कहीं ऑब्वियसली क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा बहुत सारे चैनल से। तो मेमोरी टाइप्स है, मेमोरी टाइप्स में आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है। आप 2-3 चैनल्स जो मैं अगर आप मेरे से पूछो तो तलवीर सर का जो चैनल है वो फॉलो कर सकते हो, या कुमार भरत सर का चैनल है वो मेरे को अच्छा लगता है, और एक जेआरएफ अड्डा में जो आदित्य मैम पढ़ाते हैं वो। तो इन तीनों में आपको जो भी टॉपिक जहाँ से समझना है इन तीनों को आप रेफर कर सकते हो। बाकी आप जहाँ से और कहीं अगर किसी टीचर से पढ़ते हो उनका समझ आता है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। बस आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट हो और वो ठीक हो, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो ये 3 हो गया। देन आपका
हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या करके जाना है भाई, तो मेमोरी टाइप्स, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये आपका है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी जो है वो बार बार रिपीटेड है, तो आप ये थ्योरी तो पक्का से करना ही। वैसे टीचिंग मॉडल्स हैं, ठीक है, तो टीचिंग मॉडल्स जो आते हैं वो आपको करके जाने हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है जो टीचिंग की, ठीक है। फिर आपका हिल्डर टैबा का मॉडल है। टीचिंग मॉडल्स में जो फेमस है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी वाले मॉडल्स, बिहेवियरल थ्योरी में जो थिंकर्स हैं वो ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये सब तो आप पढ़ते ही हो। तो ये कुछ दो चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट टीचिंग मॉडल्स है वो कर सकते हो। ये सारे मैंने टीचिंग मॉडल एक ही वीडियो में आपको कवर भी करवा दिए हैं। तो आप पेपर वन का जब मेरा एक प्लेलिस्ट खोलोगे, पेपर वन का मैंने बहुत कम कंटेंट करवाया है अपने चैनल पे, लेकिन जितना कराया है बहुत मतलब क्वालिटी कंटेंट कराया है। उसमें 2-3 वीडियोज़ हैं, उसमें एक टीचिंग मॉडल का आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी आपको मैंने ट्रिक से याद कराया है। तो बाकी लोग भी आपको टीचिंग मॉडल्स करवा देंगे पर ट्रिक से याद नहीं करवा पाएंगे, तो वो रेफर कर सकते हो। और अगर उसमें कंटेंट आपको कम लगे तो आप दूसरा भी देख सकते हो, नो इश्यूज़। फिर ई लर्निंग टूल्स, क्योंकि मैंने बोला टीचिंग एप्टीट्यूड में अब आईसीटी को मिला के पूछा जाता है कि टीचिंग में टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ है, तो ई लर्निंग टूल्स जो हैं टीचिंग के वो आपको करके जाने हैं। देन आपका कॉपरेटिव लर्निंग है, स्टूडेंट एंड टीचर सेंट्रिक मेथड जो पूछते हैं वो, तो चीटिंग टीचिंग मॉडल्स यहाँ पे मैंने लिख ही दिया ऑलरेडी। ये सिर्फ 7 टॉपिक है टीचिंग में। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो आपको सब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये टॉपिक्स करने के बाद आपको PYQs लगाने हैं पिछले 1 या 2 साल के, ज़्यादा नहीं। और 1-2 साल के भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पेपर 2 के PYQ लगा रहे हो, सारे PYQs जितने भी अभी तक आए हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये यूनिट तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बाकी जो यूनिट्स होती हैं आपकी उसमें फिर चांसेस होते हैं कि कहीं से भी बना लेता क्वेश्चन, इवन आउट ऑफ सिलेबस, या कहीं से भी डीप में पूछ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी यूनिट है जो आपकी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका आराम से हो जाएगा। जैसे आर्ग्यूमेंट्स है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, उसमें भी इंडक्टिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, जैसे ये क्वान्टिटेटिव होता है, कोजेंट क्या होता है, अनकोजेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। प्रीमाइसेस और कंक्लूजन से क्या बनेगा, अगर प्रीमाइसेस फॉल्स होगा तो, और ये दोनों फॉल्स है तो कंक्लूजन फॉल्स आएगा, ऐसे करके कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं वो आपको करनी है। देन आपका स्क्वायर ऑफ अ पोजीशन है। देन लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर पोजीशन तो आपको पता है हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, AEIO वाला, कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी। लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो कि आपके कैसे सॉल्व होते हैं, कन्वर्स, ऑब्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन। ये तीनों चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपके लॉजिकल इक्विवेलेंट वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आराम से। देन मूड्स एंड फिगर्स आते हैं, ठीक है, कि मूड्स एंड, तो आप मूड्स तो पता है, AEIO आपका मूड होता है, और फिगर कैसे बनती है, जो ऐसे करके फिगर बनाते हैं कि 2 सब्जेक्ट है, मिडल टर्म का आ रहा है, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये सब। देन आपको फॉर्मल फैलेसीज आपको कर रही है, इनफॉर्मल फैलेसीज करनी है। और इंडियन लॉजिक में, इंडियन लॉजिक बहुत बड़ा है लेकिन इस बार इसके जो क्वेश्चन है पिछले टाइम से कम आने लग गए हैं, पहले बहुत इंडियन लॉजिक पर फोकस कर रहे थे। तो इंडियन लॉजिक आपको क्योंकि बहुत वास्ट है, अगर आप सब कुछ नहीं तो हेतुवाभास भी पढ़ के जाओगे तो काफ़ी रहेगा। और इंडियन लॉजिक छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक या 2 क्वेश्चन आपका इंडियन लॉजिक से बनता है, तो अगर कर सकते हो तो हेतुवाभास पक्का से कर लेना, बाकी पूरा कर सकते हो तो वेल एंड गुड। कोई भी एक मैराथन देख लो इंडियन लॉजिक की अगर मिल जाए तो। बाकी ये तो टॉपिक्स जो हैं यहाँ तक मैंने बताया, फैलेसीज, मूड्स एंड फिगर, ये तो पक्का मत छोड़ना, क्योंकि इससे आपके 4 क्वेश्चन मान लो पक्के पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपका आता है लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका जो पेपर में आता है आप देख के आराम से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई वीडियो जो आपके हो वो आप देख लो, ठीक है। वैसे तो इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, 9 यूनिट है वो करनी होती है। बस इसमें यह है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लो 5, ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करो, यही इसका बेस्ट ट्रिक होता है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन से आपको क्या करना है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तकसीला से लेकर आखिरी जितनी भी बनी है, और कौन सी इनमें से कौन सी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, वो तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सब के, और इन सब के अंदर जो थिंकर्स होते हैं, तो इसका भी आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। देन ओपन यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी, आजकल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो। देन आपका स्वयं और स्वयं प्रभा तो आप करके ही जाते हो। स्वयं के अभी नए 32 जो चैनल, सॉरी 40 जो चैनल है
वो नए नए आए हैं, मतलब न्यू ऑर्डर में रिलीज हुए हैं। ठीक है, पहले उन चैनल का नाम कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। तो इससे बहुत चांसेस हैं कि जो हर बार जब न्यू अपडेट कुछ होता है, जैसे एनईपी 2020 जब नया नया आया था, तो उसके उससे रिलेटेड हर 2-3 साल तक क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हुए थे, मतलब 5-6 क्वेश्चन एनईपी से आपको देखने को मिल रहे थे। तो वैसे अब स्वयं के नए नए चैनल्स अपडेट हुए हैं, तो यहाँ से बहुत 99% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। फिर देन आपके 5 ईयर प्लान से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो एक मतलब ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से एक बार ही पढ़ लेना। 5 ईयर प्लान्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, कि किस प्लान में एजुकेशन से रिलेटेड क्या था। देन हायर एजुकेशन की जो कमीशंस होती हैं, प्री इंडिपेंडेंस की जो कमीशंस हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो, जैसे वो डिस्पैच वगैरह जो यहाँ पे थी, और पोस्ट इसमें कोठारी कमीशन और ये सब, ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली करनी है। एक जगह आप इसके नोट्स बना लो और इसको बस एग्जाम से पहले पढ़ जाना। देन जैन फिलोसफी से बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार जैन फिलोसफी से आए, पर फिर भी क्वेश्चन ज़्यादा थे तो मैंने लिख दिया। या फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी में कैसा सिस्टम था आपका हायर एजुकेशन का, वो पढ़ सकते हो। इतना करने के बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हायर एजुकेशन में, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, आपको PYQs उठाने हैं। तो ये करने के बाद आपको बस हायर एजुकेशन के PYQs कर लो और देन ओवर। हायर एजुकेशन के PYQs में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, यूजीसी है, नैक है, एनबीए है, इनको फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, आईबीए है, तो ये वाला हो गया, आईसीएआर है, आईसीएसएसआर है, आईसीपीआर है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के कि कौन क्या काम करता है। और वैसे भी आपके ज़्यादातर चीज़ें एनईपी 2020 में कवर भी हो जाएंगी, जो हायर एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। और तो वो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका PYQ से करोगे, PYQ से भी आपके बहुत सारे जो है कवर हो जाएंगे। फिर आपका आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। उसमें आपको पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स करने हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे होते हैं, वो हो गया। बेसिकली इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में भी वाटर का ट्रीटमेंट प्रोसेस पूछा जाने लगा है, तो वो ठीक है। एयर पॉल्यूशन तो है ही, और बाकी आपके सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है। सॉइल से इतना नहीं आता, नॉइस पॉल्यूशन से आप कर सकते हो। फिर इसके बाद फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको रेस को लगाने के लिए दे देगा कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, तो इसको आपको बोल देगा कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था, UVIMR। ठीक है, तो विम साबुन आता था, विम आर या फिर यू। ठीक है, यू विम आर। ठीक है, तो यूवी तो आपका सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूवी रेज होती हैं। फिर इसके बाद वी से विजिबल लाइट होती है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है वेवलेंथ, छोटे से बड़ा। ठीक है, वेवलेंथ में सबसे छोटी वेवलेंथ यूवी रेज की, फिर विजिबल लाइट की, फिर आपका इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रोवेव। फिर आपका रेडियो वेव्स आती है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी की बात, फ्रीक्वेंसी में एकदम उल्टा, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगी, रेडियो वेव्स की। तो ये दोनों का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से जो मैंने इसमें बताया, और एक बार 1-2 वीडियो से देख के कर लेना। यूट्रोफिकेशन से क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अच्छे से कर लेना। देन आपका कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स आपकी आती हैं, तो इसको किसी एक वीडियो से करके सारी एक साथ क्रोनोलॉजी में लिख लेना, और उनके मेन मेन एम क्या है वो बना लेना। देन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पॉल्यूशन में नहीं लिखा न्यूक्लियर पॉल्यूशन का, क्योंकि ये पार्ट नहीं है। फ्यूजन और फ्यूजन में क्या फ़र्क है, और इसके अंदर जितने भी आपका प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर कूलेंट है या मॉडरेटर क्या होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसका न्यूक्लियर प्रोसेस आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का पढ़ना है। देन आपको बायोडाइवर्सिटी से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो आपका फूड्स एंड फूड वेब, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा जो है, मैं इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, दो ऐसी यूनिट है जिसको मैं हायर एजुकेशन में एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ और इन्वायरमेंट में कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स, ये सिर्फ एक जगह अपने नोट्स बनाती हूँ, और बाकी चीज़ें जो है मैं हमेशा PYQ से करती हूँ, मेरे आराम से क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी ये दो ऐसी है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि वो इतना डीप यूनिट है। तो पूरा पढ़ने से अच्छा है कि कुछ टॉपिक करके जाओ और सारे फिर PYQs लगा लो। फिर इसमें 2-4 क्वेश्चन तो, 2-3 क्वेश्चन तो होंगे ही जो आपको आराम से हो जाएंगे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे, और आते होंगे तो UPSC लेवल का उससे बड़ा होगा तब। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और DI की अगर मैं बात करूँ, तो ये दोनों यूनिट को मैं एक साथ लेकर ही चल रही हूँ। DI अगर आप कर लेते हैं, मैथ अगर आप पूरा छोड़ भी दो कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। इसमें भी नंबर सीरीज और डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो किसी भी एक वीडियो से आपको कर लेना, अच्छे से समझ लेना। नंबर सीरीज के भी आजकल डिफिकल्ट नंबर सीरीज है। डायरेक्शन के क्वेश्चन, ये वेस्ट में जाएगा, इतनी देर यहाँ पे जाके ये लेफ्ट में मुड़ा तो 9 किलोमीटर चला, फिर राइट में मुड़ा, फिर ये नॉर्थ की तरफ गया, फिर वेस्ट की तरफ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन पहले आ रहे थे, अभी एक कुछ टाइम से नहीं दिख रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन वाले भी कर लेना। और डीआई में सिर्फ एवरेज, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड आता है। तो अगर ये दोनों आप कर लेते हो, ये तीनों चीज़ें, एवरेज आपको आता है निकालना, परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, तो ये इतना कर लेते हो तो आपका डीआई के 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास वो जय माता दी टिक लगा में आपने ए लगा दिया, या सब में बी लगा दिया, सब में सी लगा दिया, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी टाइम एंड वर्क अगर जो पूरा कर रहा है, जिसका मैथ अच्छा है और आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हो, तो टाइम एंड वर्क पक्का से करना, प्रॉफिट एंड लॉस का पक्का से करना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करना हमेशा। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें एक और चीज़ भी थी, हाँ, आपका सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप बोलो कि नहीं मैम इतना सारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई एक दो तीन बता दो जो पक्का से करना ही चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और नंबर सीरीज और डायरेक्शन, बाकी आपको छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, 40+ हो जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और डीआई के लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, उसमें मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन जो यूट्यूब पे जो बेस्ट टीचर्स से जहाँ से मैंने पढ़ा था डीआई को समझने के लिए, या मैथ जहाँ से मैंने पढ़ी थी, उसको मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप डायरेक्ट अगर आपको इधर उधर नहीं भी भागना है, तो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन टीचर्स का डीआई और मैथ्स का वीडियो देख सकते हो जो मैंने उसमें डाला है। तो उस प्लेलिस्ट को अगर आप ख़त्म कर लोगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका अच्छा यूनिट कम्युनिकेशन, इसको भी मैं हमेशा कहती हूँ कि पीवाईक्यू से करो। ठीक है, पीवाईक्यू से करना ही चाहिए, और बाकी इसमें कुछ ऐसा पढ़ने जैसा तो मेरे को लगता नहीं है। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका तो कभी भी मूवी से क्वेश्चन पूछ लेगा, मास मीडिया से पूछ लेगा, कुछ भी इतना डेप्थ में पूछ लेता है। लेकिन हाँ, अगर जो प्रॉपर करने चाहिए तो मीडिया की क्रोनोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडल्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस से हमेशा सवाल आ जाता है। और बाकी तो अगर ये भी नहीं तो सिर्फ पीवाईक्यू करके जाओ, कम्युनिकेशन के बेस्ट है, या कोई मैराथन एक देख लेना। फिर इसके बाद आपका आईसीटी भी स्कोरिंग यूनिट है, जैसे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग पहला, और दूसरा आईसीटी, और तीसरा रिसर्च एप्टीट्यूड। ये तो आपको भाई बहुत अच्छे से डीप में करके जाना है। बाकी चाहे आप इतने डीप में ना करो, रिसर्च एप्टीट्यूड डीप में करना है, आईसीटी और इंडियन लॉजिक। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग तीनों ही टॉपिक है, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जैसे एआई का ज़माना है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो आईसीटी से क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं। जैसे भी इस पीवाईक्यू में एंड्रॉइड के फाउंडर पूछ लिए, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के फाउंडर पूछ लिए हैं। नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस एक्सेल के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एमएस एक्सेल, नंबर सिस्टम करना ही करना है। ठीक है, इससे ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलो पक्के हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं वो, मेमोरी के टाइप्स, रैम, रोम, कैशे मेमोरी, ये सारी जितनी भी मेमोरीज हैं वो। फिर स्टोरेज मेमोरीज की, इसका स्टोरेज का सीक्वेंस, किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होती है, किस में कम स्टोरेज होती है। फिर इसका आपकी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, वो इसमें आ जाएगा सब। पूरा एक टेबल है, आपको सब पता चल जाएगा उसी टेबल में, आप कहीं से भी देखोगे तो। और इसके अलावा स्पीड का सीक्वेंस, ठीक है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्टोरेज ज़्यादा है, हार्ड डिस्क है, देन आपका मैग्नेटिक टेप है, तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना, कौन किससे है, बड़ा है छोटा है, वो वैसे चीज़ें आपको करनी है। वही इसमें जो मैं अभी बता रही थी ना, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये आपकी मेमोरी हायरार्की में आ जाएगा, एक्सेस। देन आपका एक वो आता है, एक बिट, निबल, बाइट, एमबी, केबी, जोटा बाइट। ठीक है, तो ये सारे आपका कितने में कितना होता है, 1024 कितने में होता है, तो MB GB, ये सब आपका एक हायरार्की होता है, बहुत इजी होता है वो करना है। वर्चुअल लैब से क्वेश्चन आने लगे। इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज करनी है, जो बेसिक टर्म्स आती है इंटरनेट्स की, वो कि उसका मीनिंग क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सवाल आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर से बहुत सवाल आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल। देन मालवेयर आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, वायरस,
लॉग की लॉगर, ये सब हैकर्स से क्वेश्चन आते हैं। देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कि नहीं छोड़ के जाना चाहिए, वो है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से हमेशा आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से आईसीटी के सॉल्व होते हैं। तो फुल फॉर्म, नंबर सिस्टम और एमएस एक्सेल, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो तो आपको करना ही करना है, और मालवेयर भी। ठीक है, बाकी सब थोड़ा आप पीवाईक्यू की मदद से कर सकते हो, या अगर आपको जो मैंने टॉपिक बताया सबको बस एक टॉपिक लो और लिखते जाओ अपने एग्जाम में। देन ट्रांसमिशन के मॉडल, ट्रांसमिशन मॉडल भी आजकल बहुत सारे पूछे जाए हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। टाइपोलॉजी से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, नेटवर्क टाइपोलॉजी, बस टाइपोलॉजी, मेश टाइपोलॉजी, स्टार टाइपोलॉजी, हाइब्रिड टाइपोलॉजी क्या है, रिंग टाइपोलॉजी, ट्री टाइपोलॉजी, देन आपका पॉइंट टू पॉइंट टाइपोलॉजी। तो ये कुछ टाइपोलॉजीज हैं जो एक ही वीडियो में आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, तो ये आपके हो गए, मैंने 10 के 10 यूनिट आपको बता दिए। ठीक है, बस पीवाईक्यूज को बेस बनाओ, और 2-3 चीज़ें बस, ये टॉपिक के नोट्स बनाने के बाद सिर्फ पीवाईक्यूज करो एंड पेपर 1 कंप्लीट है, 40+ आराम से आएंगे। डीआई और मैथ्स छोड़ दोगे तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, पर फिर भी आप 40+ कर सकते हो बिना मैथ और डीआई के भी, अगर आप इसको बहुत अच्छे से करके जाते हो सारी चीज़ें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।